नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। आज हम पढ़ेंगे जो आपकी कक्षा 8 है उसका लेसन नंबर 2 रीशेपिंग ऑफ इंडियन पॉलिटिकल मैप। जैसा कि आप सबको पता है, मैं आपको लाइन बाय लाइन पूरी एनसीईआरटी एक्सप्लेन करवा रहा हूँ 6th क्लास से 12th क्लास तक। तो ये जो अध्याय है आपका सेकंड चैप्टर कक्षा 8 का, इसका हमने कुछ पार्ट पढ़ लिया था और आपको अगर सभी पार्ट पढ़ने हैं, बीच में मत घुसिए, हिस्ट्री के किसी भी सब्जेक्ट के, आप स्टार्टिंग से पढ़िए। आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको पूरी बुक की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिलेगी। या तो किसी लेसन के फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट कीजिए या कंप्लीट बुक के ही फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कीजिए, आपको बीच में से समझ में नहीं आएगा। तो चलिए अब हम वापस आते हैं हमारे लेसन पे। ये लेसन था रीशेपिंग ऑफ इंडियन पॉलिटिकल मैप, और इसमें हम पढ़ रहे थे जो भारत का इतिहास है वो 1206 से लेके 1206 से स्टार्ट हुआ है सल्तनत काल। ये वो काल है कि जो राजा दिल्ली की गद्दी पर बैठता था वो खुद को सुल्तान कहलवाता था। वो खुद को क्या कहता था कि मैं सुल्तान हूँ, इसलिए ये जो टाइम पीरियड है इसको नाम दिया गया सल्तनत काल। कई बच्चों को ये भी नहीं पता कि इसको सल्तनत काल क्यों कहा गया, क्योंकि ये सुल्तानों का समय था। इस टाइम जो दिल्ली की गद्दी पे बैठता था वो क्या कहलाता था, खुद को सुल्तान कहता था। तो हमने कुछ बातें पढ़ी थी, आज हम पढ़ेंगे कि सम ऑफ द सुल्तान आल्सो इम्पोज जजिया कर टैक्स ऑन द मुस्लिम सब्जेक्ट्स टू ग्रांट देम प्रोटेक्शन एंड एग्जेंशन फ्रॉम मिलिट्री सर्विसेज। उसने कहा कि कुछ सुल्तान थे जिन्होंने क्या लगा दिया कि जजिया कर लगा दिया। आप स्पेलिंग में कहेंगे कि सर ये तो जिजिया लिखा हुआ है, लेकिन इसने क्या कहा कि एनसीईआरटी में बता दिया, न्यू एनसीईआरटी में, कि आपकी जो अरबी और फारसी है ना उसके कुछ ऐसे शब्द थे जो आपके रोमन में नहीं थे। तो इसलिए आप स्पेलिंग कुछ की अलग हो सकती है, लेकिन आपको क्या है उन शब्दों का जो स्पेलिंग है वो आपकी अलग अलग हो सकती है। स्पेलिंग को आपको माइंड नहीं करना है। तो ये क्या है, जजिया कर है। तो किस पे लगाया गया था जजिया कर, वो लगाया गया था नॉन मुस्लिम, मुसलमानों को छोड़ के सब पे जजिया कर लगाया गया था। और उसके बदले क्या कहा गया, अगर आपको यहाँ रहना है, मतलब आपको सुरक्षित यहाँ पे रहना है कि आपकी हम दुश्मन से भी रक्षा करेंगे, अगर आपको और भी कोई सैनिक सहायता चाहिएगी वो भी हम देंगे, तो आपको जजिया कर देना होगा। और वास्तव में ये क्या था कि अगर कोई जजिया कर नहीं देता था, नॉन जो मुस्लिम था, जो मुस्लिम नहीं था, चाहे वो बाकी ईसाई हो हिंदू हो, तो उनको क्या करते थे, टॉर्चर करते थे। तो लोग क्या करते थे, ये उनके लिए एक रास्ता था कि लोगों को कैसे इस्लाम धर्म अपनाया जाए, भी कैसे इस्लाम धर्म को बढ़ाया जाए। तो उसको परेशान करते थे। या तो आदमी क्या करता था कि जजिया कर दे देता था, नहीं देता तो उसको परेशान करते, अगर नहीं दे पाता तो वो उसको मुस्लिम धर्म कबूल करवा दिया करते थे। ये बात आई समझ में आई। तो ये जो जजिया कर था ना, मेनली क्या था कि इस्लाम धर्म को बढ़ाने के लिए था भी। ये देखिए, इन प्रैक्टिस डिपेंडिंग ऑन द रूलर दिस डिस्क्रिमिनेटरी, ये एक क्या था, भेदभाव था। टैक्स वुड बी ए सोर्स ऑफ इकोनॉमिक बर्डन एंड पब्लिक ह्यूमिलिएशन एंड फॉर्म्ड ए फाइनेंशियल एंड सोशल इंसेंटिव फॉर सब्जेक्ट्स टू कन्वर्ट इस्लाम। तो इसने क्या बताया यहाँ पे, इसने कहा कि ये देखिए, ये क्या था, भेदभाव भरा टैक्स था। सोर्स ऑफ इकोनॉमिक बर्डन, ये क्या था, एक भेदभाव भरा टैक्स था। भेदभाव मतलब कि सबके लिए नहीं था, मुसलमानों के लिए इस प्रकार का कोई टैक्स नहीं था। और पब्लिक ह्यूमिलिएशन, लोगों का शोषण हो रहा था। एंड फॉर्म्ड ए फाइनेंशियल एंड सोशल इंसेंटिव भी। तो उन्होंने कहा कि ये एक लोगों को प्रोत्साहन था, मतलब कि लोगों को लालच दिया जाता था कि आप इस्लाम धर्म कबूल कर लीजिए, आप पे जजिया टैक्स नहीं लगेगा। और लोग क्या थे, कुछ लोगों ने ये इसके कारण इस्लाम धर्म कबूल भी कर लिया। तो ये क्या था, एक प्रलोभन था, ठीक है। और लोगों का क्या था, शोषण था, जो नॉन मुस्लिम थे उनका। ये बात आई समझ में आई। एट द एंड ऑफ द 14th सेंचुरी, जब 14th सेंचुरी समाप्त होने वाली थी, मतलब 1398 में, एक तैमूर ब्रुचुअल मतलब करूर तुर्किक मंगोल कंक्वर फ्रॉम सेंट्रल एशिया, जो तुर्किक मंगोल एरिया था ना उसको जीतकर, एक क्रूर शासक था जिसका नाम तैमूर था, जो कहां से आया था, सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया से आया था। इन्वेडेड नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड लॉन्च्ड ए डेवास्टिंग अटैक। और उसने कहा कि वो उत्तर पश्चिम से इंडिया में दाखिल हुआ
और उसने बड़ा भयंकर आतंक मचा दिया भारत में भी, क्योंकि जो आपका नहीं बोलूंगा कि जो तैमूर था वो बहुत भयानक शासक था, एक राक्षस, तो राक्षस बोलते हैं ना, राक्षस से भी अगर कोई बुरा होता तैमूर वो था। उसने कहा कि वो जहां गया, जिस शहर पे आक्रमण किया, उसने वहां पर किसी पशु को भी जिंदा नहीं छोड़ा भी, किसी बच्चे को, किसी को भी उसने वहां पर जिंदा नहीं छोड़ा भी। तो उसने कहां पे आक्रमण किया? दिल्ली पर भी। देन ए थ्रिविंग सिटी, और दिल्ली उस टाइम बहुत एक अच्छा शहर था। थ्रिविंग मतलब समृद्ध शहर। एज ही रोट इन हिज मेमोरीज, हिज टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव वाज टू वेज वार विद द इनफील्ड एंड। तो इसने कहा कि उसकी जो मेमोरी है, उसने कुछ चीजें लिख रखी होंगी, तो उसमें जो है बताया गया है कि उसने कहा कि उसका जो मेन मकसद था वो क्या था? वार विद द इनफील्ड। इनफील्ड का मतलब था काफिर। क्या होता है? काफिर। काफिर मतलब दूसरे धर्म का आदमी, उसको क्या बोलते हैं? काफिर। जैसे आप मुस्लिम के लिए जाएंगे तो जो बाकी धर्म के लोग, उनके लिए क्या है? काफिर हैं भी, ठीक है। एंड टू गेन समथिंग बाय प्लैंडरिंग द वेल्थ ऑफ द इनफील्ड भी। तो उसने कहा कि उसका मेन मकसद क्या था? काफिरों को मारना, सीधी बात, युद्ध करना, मतलब कि दूसरे धर्म के लोगों को मारना और उनको लूटना, उनकी संपत्ति को हड़पना, वो उसका मेन मकसद था। लार्ज नंबर वर किल्ड टू एंड एनस्लेव्ड एंड द सिटी वाज लेफ्ट इन रून्स। तो उसने कहा कि बहुत सारे लोग मारे गए और कुछ लोगों को, बहुत से लोगों को बंदी भी बना लिया, गुलाम बना लिया, और एक शहर को बर्बाद करके रख दिया अभी, दिल्ली को भी। 1398 में इसने, तैमूर ने, आप याद रखना, तैमूर सून विड्रा फ्रॉम इंडिया विद ह्यूज प्लंडर लिविंग द चार्ज बिहाइंड भी। उसने कहा कि उसने जल्दी क्या कर दिया? इंडिया को छोड़ दिया, मतलब इंडिया को लूट लाट के वो चला गया। कुछ हिस्सों में कुछ राजाओं ने उसका विरोध भी किया था, टक्कर भी ली थी, और उसने पीछे क्या छोड़ दी? सिर्फ बर्बादी छोड़ दी, उसने सिर्फ अराजकता पीछे छोड़ दी, पूरी तरह तहस महस करके वो चला गया था। इन द आफ्टरमैथ द लोदीज emerged and established the last dynasty of the दिल्ली सल्तनत। और उसने कहा कि उसके बाद एक नया वंश उभरा जिसको बोलते लोधी वंश। क्या बोलते हैं? लोधी वंश। सबसे पहले आपका कौन सा वंश आया था? सबसे पहले आपका गुलाम वंश आया था। उसके बाद कौन सा वंश आया था? दूसरे नंबर पे खिलजी वंश, तीसरे पे तुगलक वंश, चौथे पे सैयद वंश, और पांचवें पे लोधी वंश आता। ये आपके 5 वंश है दिल्ली सल्तनत के। तो आखिरी जो आपका ये था लोधी वंश, ये उभर कर आया दिल्ली सल्तनत में भी। ये चीजें आपको क्लियर हो रही है कि तैमूर कब आया था? ये चीजें आपको ध्यान रखनी भी। By then, however, its territory had shrunk considerably in the face of increasing resistance from the other state and किंगडम्स फ्रॉम विद इन इंडिया। तो इसने कहा कि ये जो लोधी डायनेस्टी है ये इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं हो पाई, ये छोटी सी सिकुड़ के रह गई थी, क्योंकि जो आस पड़ोस के राजा थे वो बहुत ज़्यादा इसका विरोध कर रहे थे। वो सल्तनत, मतलब जो सल्तनत राजा सुल्तान को नहीं मानते थे, उसका विरोध कर रहे थे भी। ये चीज़ आपको दिल्ली सल्तनत काल में न्यू एनसीईआरटी में मोटा मोटी बात बताई गई है। सिर्फ दो सुल्तानों का जिक्र किया है। एक जिक्र आपका मोहम्मद बिन कासिम का है, सॉरी मोहम्मद बिन तुगलक का है, और दूसरा जिक्र अलाउद्दीन खिलजी का है। 2 सुल्तानों का जिक्र, बाकी का कोई जिक्र नहीं। जब आप ओल्ड एनसीईआरटी में जाओगे तो आपको सभी सुल्तानों का जिक्र मिलेगा और पूरे डिटेल में आपको मिलेगा कि कौन सा वंश कहां तक राज किया, कौन सा राजा आया। आपको इसमें रजिया सुल्तान का भी पता नहीं चला होगा, लेकिन जब ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें मिलेंगी। तो इसलिए न्यू एनसीईआरटी ने जो आपके इंडियन जो राजा थे उनको ज्यादा शामिल किया, और जो बाहरी आक्रांता थे उनको आपके सिलेबस से थोड़ा सा बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो आपको ये बात समझ में आई? अब रेजिस्टेंस टू द दिल्ली सल्तनत भी, इसका मतलब है दिल्ली सल्तनत का विरोध। रेजिस्टेंस क्या होता है? आपने साइंस में पढ़ा होगा, प्रतिरोध होता है, विरोध भी। थ्रू आउट इट्स रूल द दिल्ली सल्तनत फेड रेजिस्टेंस फ्रॉम मैनी क्वार्टर्स भी। बहुत से ऐसे क्षेत्र थे, छोटे छोटे राजा थे जिन्होंने सुल्तानों का विरोध किया। क्या किया? विद्रोह भी उन्होंने बीच में किया भी कि हम सुल्तान को नहीं मानेंगे, हम आजाद हैं, इस प्रकार से विरोध किया। While many kingdoms fell into its net,
और कई जो साम्राज्य थे वो इसके जाल में फंस गए, मतलब जो सुल्तान था उसको अपना राजा मान लिया भी। इट फेल टू सबड्यू द ईस्टर्न गंगा किंगडम, और ये क्या थे, जो ईस्टर्न गंगा किंगडम था उसको भी मिलाने में नाकाम रहे भी। अब वो कौन से साम्राज्य थे उनके बारे में पढ़ेंगे, जो बहादुर साम्राज्य थे भी। तो एक तो आपका क्या था, कलिंग साम्राज्य भी, आपने सीरियल वगैरह में नाम सुना होगा कि कलिंग साम्राज्य। तो एक था कलिंग, ईस्टर्न गंगा किंगडम, जो गंगा नदी के पूर्व दिशा में था उसको बोलते हैं कि पूर्वी गंगा साम्राज्य, जो जिसका नाम था कलिंग। विच इंक्लूड प्रेजेंट डे उड़ीसा एंड पार्ट्स ऑफ बंगाल एंड आंध्र प्रदेश, जिस जो आज कहाँ, जो कलिंग साम्राज्य था ना वहां पे क्या है आज, कौन कौन से राज्य भारत के, उड़ीसा, पार्ट्स ऑफ बंगाल, बंगाल के कुछ हिस्से, एंड आंध्र प्रदेश, ये 3 प्रदेश वहां पे थे। इसके क्षेत्र को मिला के क्या कहा जाता था, कलिंग राज्य कहा जाता था। गंगा के पूर्व में, गंगा के कौन सी दिशा में, पूर्व में भी। ईस्ट है ना आपका, ईस्ट मतलब गंगा के पूर्व की साइड। दिशा आपने 6th क्लास में जो ज्योग्राफी की क्लास ली होगी उसमें आपको पता चल गया होगा कि कौन सी दिशा किस साइड होती है। अब मुझसे मत पूछना कि दिशा कौन सी साइड है। वन ऑफ इट्स रूलर इन मिड 13th सेंचुरी नरसिम्ह देवा भी, तो जो आपका कलिंग का एक महान राजा था जिसका नाम था नरसिम्ह देवा भी, ठीक है, क्या नाम था, नरसिम्ह देवा, नरसिम्हा भी बोलते हैं जिसको, नरसिंगा भी बोलते हैं। इसने कहा कि आल्सो स्पेल्ड, किसने कहा कि इसकी स्पेलिंग ये भी आती है, नरसिंगा भी बोलते हैं, नरसिम्हा देव भी बोलते हैं। was noted for the military strength and cultural brilliance he brought to the kingdom, तो उसने कहा जो नरसिम्हा था ना, मिड 13th सेंचुरी, मिड मतलब 13वीं सेंचुरी के बीच में, मतलब लगभग आप मान लीजिए कि 1250 के आसपास की बात हो रही है, 1250 की बात की। तो उसने कहा जो उसकी सैनिक ताकत थी और जो सांस्कृतिक भी थी, जो संस्कृति भी थी, वो अपने राज्य की बहुत तरक्की की उसके शासनकाल में कलिंग साम्राज्य ने भी। अपार्ट फ्रॉम द रिपेलिंग मल्टीपल इनरोड्स ऑफ द सल्तनत ही डिफीटेड द दिल्ली सल्तनत गवर्नर, उसने कहा कि उसने जो दिल्ली सल्तनत था ना उसके रास्ते में बहुत रुकावटें पैदा की, और उसने क्या किया, उसने जो आपका दिल्ली सल्तनत का जो गवर्नर था ना ऑफ बंगाल, कि बंगाल में एक उन्होंने गवर्नर बना दिया था, बंगाल को जीत के सल्तनत ने, तो वहां उसके गवर्नर को इसने नरसिम्हा ने हरा दिया था अभी, ठीक है। पार्टली टू कमेंटेड दीज विक्ट्रीज ही बिल्ट द फेम्ड सूर्या टेम्पल एट कोणार्क, और प्रेजेंट डे उड़ीसा में है आज वो। तो इन्होंने क्या किया था, इस विजय की खुशी में, जो उन्होंने इसके गवर्नर को रहा था ना, जो उन्होंने नियुक्त किया था वहां पर, तो इस खुशी में उन्होंने क्या किया था कि वहां पे उड़ीसा में सूर्य मंदिर बनवाया था, कोणार्क, जो आज क्या कहां पर है, कोणार्क कहां पर है, उड़ीसा में। वहां पे सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, नरसिम्हा देव ने बनवाया था, जो कि कलिंग साम्राज्य का राजा था। आप ये बात ध्यान रखना, फैक्चुअल क्वेश्चन बनता आपका भी कि सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया भी। क्लियर हुई चीज आप। और ये कब बनवाया था, उसकी खुशी में बनवाया था कि जब उन्होंने गवर्नर को रहा था, सल्तनत के गवर्नर को रहा था भी। क्लियर, जो उन्होंने बंगाल का गवर्नर बना के भेजा था उसको रहा था भी। तो ये एक दे रखी है आपको, ये साथ में ये भी पढ़ लिया करो आप कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ तुगलक, तुगलक जब वंश का राज था, तो ये था आपका मासुनरी नायकाज, तेलुगु चिफ्टेन्स रैलिड और 74 5 मोर चैफ्टियंस ऑफ द रीजन। उसने कहा कि तो जब तुगलक वंश का राज था उस टाइम इसने क्या किया था, जो ये आपके मासुनरी नायक्स हैं, इन्होंने 75 छोटे छोटे राजाओं को या सेनापतियों को इकट्ठा कर लिया था, और उन्होंने एक ग्रुप बनाया स्मॉलर प्रोविंस का, फॉर्म्ड ए कॉन्फिडेंट्री दैट डिफीट द दिल्ली सल्तनत फोर्सेज, और उन्होंने दिल्ली जो सल्तनत की जो फोर्सेज थी ना उनको हराने के लिए 75 लोगों का क्या बनाया, छोटे छोटे सेनापति थे, राजा तो उनका समूह बनाया। एक्सपेल्ड मोहम्मद बिन तुगलक आर्मी फ्रॉम वारंगल, और इन्होंने क्या किया, वारंगल में युद्ध हुआ था और मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को उसमें
हरा दिया था, युद्ध में हरा दिया था, जो आज प्रेजेंट डे में तेलंगाना में है। वारंगल कहाँ पर है? तेलंगाना राज्य में है। अराउंड 1330 to 1336. Do you think it would have been easy to task bring together 75 leaders in those days? क्या आप मानते हैं कि आज के दिन में 75 मतलब 75 लीडर्स नेताओं को एक साथ लाया जा सकता है, जो इन्होंने कब किया था? 1330-36 में किया। 1330 से लेके 1336 के बीच में वारंगल का युद्ध हुआ था, और उसमें क्या किया था? मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को इन्होंने हरा दिया था वारंगल में, जो आज के तेलंगाना में है। तो क्या ये चीजें आपको समझ में आ रही है जो मैं आपको समझा रहा हूं? अगर आपको कहीं भी कोई डाउट लगता है तो आप मुझे बता दीजिए कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई। सीधी सीधी एक स्टोरी चल रही है और उन राजाओं के बारे में पढ़ रहे हैं कि उन राजाओं ने क्या किया भारतीय जनता के साथ। अब ये देखिए आगे है कि आपने ये चीज पढ़ ली। We mentioned earlier Alauddin pushed to the south attracted by its renowned wealth। तो हमने पढ़ा था कुछ समय पहले कि जो अलाउद्दीन था, अलाउद्दीन खिलजी, तो उन्होंने क्या किया कि वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुआ। उत्तर भारत के में था सल्तनत काल, तो जो राजा थे ये दिल्ली की गद्दी पे बैठते थे, मेन इनका साम्राज्य था जो उत्तर भारत में ही रहता था, ठीक है। तो ये क्या हुआ था कि साउथ की तरफ काफी ज्यादा आकर्षित हुआ, इसे लगा कि साउथ में बहुत ज्यादा धन है, और उसको देख के काफी ज्यादा खुश था कि साउथ को लूटना पड़ेगा भी। तो एट दैट टाइम द होयसल्स रूल्ड पार्ट ऑफ द साउथर्न इंडिया। तो इसने कहा कि उस समय जब ये दक्षिण की तरफ जा रहा था, तो उस टाइम साउथ में कौन से वंश का राज था? उस टाइम राज था होयसाल्स का भी। होयसल इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? होयसल। रूल्ड पार्ट्स ऑफ द साउथर्न इंडिया, मोस्टली प्रेजेंट डे कर्नाटका, आज का वो क्या? कर्नाटका। एंड फेंडेड ऑफ सेवरल अटैक्स फ्रॉम द दिल्ली सल्तनत रिमेनिंग द ओनली इंडिपेंडेंट किंगडम इन द साउथ। और इन्होंने क्या किया कि सल्तनत काल ने दक्षिण में आक्रमण कर दिए, और यही एक ऐसा स्वतंत्र राजा बना था जिसने दिल्ली सल्तनत के क्या कर दिए थे? जितने भी प्रयास हुए उनको नाकाम कर दिया था, और ये आखिर तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के काबू में नहीं आए, ये आजाद रहे भी। However, weakened by these attacks and internal conflicts, the Hoysals kingdom declined, and in the mid 14th century भी was absorbed into the विजयनगर एम्पायर फर्दर साउथ। तो इसने कहा कि ये सल्तनत काल के तो गुलाम नहीं हुए, जो दिल्ली सल्तनत के राजा थे उनके तो ये गुलाम नहीं हुए, लेकिन उन्होंने बार बार अटैक किए, जिसके कारण वे कमजोर हो गए, और अंत में जो होयसल ये शासक थे इनका क्या हो गया? अंत हो गया, और ये आखिर में कौन से साम्राज्य में मिल गए? ये विजयनगर साम्राज्य में ये लुप्त हो गए, या मिल गए। लुप्त हो गए नहीं, आगे क्या आएगा? मिल गए। उसके अधीन ये आ गए, विजयनगर साम्राज्य के अधीन आ गए होयसल। क्लियर हुई चीजें ये आपको? होयसल समझ में आ गया? किस समय था, किसके दौरान था? अलाउद्दीन खिलजी के समय भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भी। अब देखिए, अब जो होयसल शासक है ना, इनके बारे में एक बात बताई गई है कि जो एक होयसल शासक, अब इनका नाम होयसल कैसे पड़ा ये बात मैं आपको सीधी बता दूंगा। एक लोक कथा है, तो उसके बारे में है कि एक यंग मैन था, और वो अपने गुरु को बचाने के लिए शेर से लड़ पड़ा। उसका नाम था साल। साल ऐसे इंग्लिश में तो ऐसे लिखते हैं उसको, SALA, और होए का मतलब होता है प्रहार। क्या था? प्रहार। तो उसने ऐसा एक प्रहार किया, ठीक है, कि उसने उस शेर को मार दिया, और वहीं से उसका नाम हो गया होयसला। मतलब होए मतलब प्रहार, और सैल मतलब कि उस आदमी का नाम था SALA, साल बोलते हैं उसको। तो यहां से इस वंश का नाम पड़ा होयसल। कौन सा? होए साल बोलते हैं, कई होए सल बोलते हैं। चीज हुई ये चीज। चलो अब देखिए आगे, देखिए अब दिल्ली सल्तनत
also faced rebellions from the emergence of several independent regional सल्तनत्स भी। तो इसने कहा कि जो दिल्ली सल्तनत थी ना, तो बाकी के जो आसपास के राजा थे उनसे उन्हें काफी विद्रोह का सामना करना पड़ा, उनसे उनको काफी ज्यादा परेशानी हुई, क्योंकि छोटे छोटे और राजा थे, वो क्या थे, दिल्ली के सुल्तान चाहते थे कि पूरा भारत उन्हें राजा माने, लेकिन कभी कहीं का सुल्तान कह देता, राजा कह देता कि मैं आजाद हूं, मैं दिल्ली का अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, फिर उसने दूसरा कह दिया। तो उन्होंने कहा कि बहुत से ऐसे राजा थे जिन्होंने इनका क्या किया, विरोध किया भी। सेवरल इंडिपेंडेंट रीजनल सुल्तान्स, द बहमनी भी, तो एक नया नाम आया बहमनी सल्तनत। फॉर इंस्टेंस रोज इन मिड 14th सेंचुरी के लगभग उसका उदय हुआ, और डेक्कन में जो आपका दक्षिण क्षेत्र डेक्कन है, तो वहां पे क्या हुआ, इनका काफी ज्यादा कंट्रोल था बहमनी साम्राज्य का। पावरफुल सुल्तान आल्सो emerged in गुजरात, बंगाल एंड अदर रीजन्स, लीडिंग टू ए कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ अलायंस एंड फ्रीक्वेंट वार्स भी। तो उन्होंने क्या किया कि बहुत ज्यादा ताकतवर थे जो उस समय के जो मेन जैसे गुजरात का राजा था, बंगाल का राजा था, और कुछ अन्य छोटी छोटी रियासतें होती थी, उनके राजा उन्होंने मिलके बहुत बहादुरी से सामना किया भी, और बहुत उन्होंने युद्ध लड़े भी। पार्ट्स ऑफ राजस्थान आल्सो रिमेन्ड बियॉन्ड द रीच ऑफ द दिल्ली सुल्तान। उसने कहा कि एक और राज्य था जो दिल्ली सल्तनत के अधीन नहीं आया था, वो आपका था कौन सा, इन द 15th सेंचुरी फेस स्टीप रेजिस्टेंस फ्रॉम राणा कुंभा। उस राजा का नाम था राणा कुंभा भी। दक्षिण में कौन सा एक ऐसा राज्य था जो उसके अधीन नहीं आया, वो आप कमेंट करके मुझे बताइए। मैंने अभी आपको बताया था कि एक राज्य था कि होयसल शासक, कौन सा, होयसल शासक, मिड 14th सेंचुरी 1350 के आसपास, जो नियारंत में उसका विजयनगर साम्राज्य के अंदर उसका जो क्या हो गया, विलय हो गया अभी। तो ये देखिए आप कि राणा कुंभा द रूलर ऑफ द मेवाड़ किंगडम भी, कहां का राजा था राणा कुंभा, मेवात का ये राजा था राणा कुंभा। तो वो भी कभी दिल्ली सल्तनत के अंडर नहीं आया, रूलर ऑफ द मेवाड़ किंगडम। वो आल्सो सक्सेसफुली रिपल्ड इन्वेजन फ्रॉम दीज लेटर सुल्तान। जिन्होंने क्या किया, इन जो सुल्तानों ने जो आक्रमण किए पूरे भारत पर जीतने के लिए, ये भी कभी उनसे हार नहीं मानी। तो आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई कि किस प्रकार भारतीय राजाओं ने इनका विरोध किया। जैसे एक बहमनी साम्राज्य है, एक आपका होयसल है, और एक आपका राणा कुंभा है। तीन आपको बता दिए गए, ठीक है। जो आप मुझे बताइए, जो नरसिम्हा था जिसने कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया उड़ीसा में, तो वो कौन से किस वंश का शासक था, कहाँ का वो शासक था, वो था कलिंग का शासक। कहाँ का, कलिंग। अब हम पढ़ेंगे विजयनगर एम्पायर के बारे में भी। इसके बारे में, विजयनगर साम्राज्य के बारे में, कि लाइन बाय लाइन हम पढ़ रहे हैं। बाकी जब हिस्ट्री हम करेंगे कंप्लीट, तो उसमें स्पेशल एक बैच हिस्ट्री का लेके आएंगे, जिसमें हम ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी दोनों को कंबाइन करके आपको एक परफेक्ट हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी भी। लेकिन अब हमारी मजबूरी की हम एनसीईआरटी का जो प्रॉमिस किया आपसे कि एनसीईआरटी आपको लाइन बाय लाइन पढ़ानी है, तो वो एनसीईआरटी में आपको लाइन बाय लाइन ही पढ़ा रहा हूँ। While the Delhi Sultanate grew politically more unstable, a new center of power emerged in south in 14th century. Two brother हरिहर and बुक्का। उसने कहा कि जैसे जैसे आपका ये दिल्ली सल्तनत बढ़ रहा था, मतलब ये कमजोर हो रहा था अभी लास्ट में, ठीक है, तो एक नया जो साम्राज्य है वो विकसित करने लगे। वो कौन थे, इन 14th सेंचुरी। उनके नाम थे, दो भाई थे, हरिहर और बुक्का। Who had initially served as governors under मोहम्मद बिन तुगलक। वो मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर क्या थे, वो गवर्नर थे भी, ठीक है। उन्हें क्या किया था, मोहम्मद बिन तुगलक वहां से पकड़ के लेके आया था। उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं,
कि हमें छोड़ दीजिए, हम आपकी सहायता करेंगे। वापिस उनको उसी जगह का गवर्नर बना दिया जहाँ के वो राजा थे, और वहाँ जाके उन्होंने फिर विद्रोह कर दिया। उन्होंने कहा कि हम आज़ाद हैं और अब हम यहाँ के राजा हैं। इवेंचुअली रिजेक्टेड दिल्ली अथॉरिटी एंड एस्टैब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट किंगडम दैट बिकेम सिग्निफिकेंट फोर्स इन साउथर्न इंडिया एंड ग्रू इनटू द विजयनगर एम्पायर भी। तो इसी को कहा गया विजयनगर साम्राज्य भी। ठीक है, तो हरियर और बुक्का आपको समझ में आए। दो भाई थे जी, मोहम्मद बिन तुगलक जिनको पकड़ के लेके आया था, उन्होंने कहा कि चलो भाई इस्लाम कबूल कर लो। उसने कहा इस्लाम कबूल कर लेंगे, कोई बात नहीं, हमें जहां से हम आए थे वहीं से क्या कर दीजिए, हमें भेज दीजिए भी। वही उनको उनके शहर भेज दिया गया। वहां जाकर उसने कहा इस्लाम हम कबूल करें, तो इस्लाम को हम क्या कर रहे हैं, छोड़ भी रहे, और आज से हम यही के राजा हैं भी। ठीक है, वो कौन सा शहर था उसके बारे में डिटेल से जानते हैं। एक मिनट रुकिए, मैं देख लेता हूँ आपका कोई पार्ट रह तो नहीं गया बीच में। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य हो गया था। हाँ, ये पैराग्राफ बाकी है आपका। टू द नॉर्थ ऑफ द विजयनगर एम्पायर, जो आपका विजयनगर एम्पायर था, साम्राज्य था, उसके उत्तर दिशा में था बहमनी सल्तनत। वाज ए मेजर राइवल, इस दोनों में बहुत ज्यादा दुश्मनी थी, विजयनगर में और बहमनी साम्राज्य दोनों में भी। आपको बताना कि जब इन्होंने दिल्ली सल्तनत ने उस पे आक्रमण किए थे बहमनी साम्राज्य पे, वो कमजोर हो गया था, टूट गया था, और फिर वो विजयनगर साम्राज्य में शामिल हो गया था। तो जो आपका बहमनी सल्तनत थी वो 5 भागों में विभाजित हो गई थी भी। वो कौन कौन से थे कि बीजापुर, गोलकुंडा, बेरार, अहमदनगर एंड बिदार, ईच रूल्ड बाय फॉर्मर गवर्नर्स और तरफदार्स वो डिक्लेयर्ड ऑटोनॉमी भी। ठीक है, जिन्होंने खुद को क्या कर दिया था, स्वतंत्र घोषित कर दिया था गवर्नर्स के द्वारा। द विजयनगर रूलर्स बैटल विद फर्स्ट टू, जो विजयनगर के जो राजा थे उन्होंने किस किस के साथ युद्ध किया, बीजापुर और गोलकुंडा के बारे में भी से इन्होंने युद्ध लड़ा। किससे, बीजापुर और गोलकुंडा से के साथ इनका युद्ध हुआ। ये तीनों इनके बीच में एक साथ नहीं आए। अगर ये पांचों एक साथ होकर लड़ाई करते विजयनगर साम्राज्य से तो क्या हो सकता था, ये उसको हरा सकते थे, लेकिन ये तीनों ने लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं किया। उनकी सिर्फ युद्ध किससे हुआ, बीजापुर और गोलकुंडा से। ये आपको बता देता, विजयनगर बैटल एज वेल एज विद द गजपति रूलर्स ऑफ उड़ीसा इन द ईस्ट। तो जो आपका उड़ीसा था ना, तो वहां पे क्या था, एक राजा था जिसका नाम क्या था, गजपति रूलर्स। ठीक है, तो वहां पे उनके साथ इन्होंने युद्ध किया था। आपको बात हुई क्लियर यहां तक कि बहमनी साम्राज्य के 5 पार्ट कौन कौन से थे। विजयनगर साम्राज्य हरियर और बुका ने स्थापना की थी। ये देखिए, ये इंडिया के मैप में आपको दिखा रखे हैं भाई, एक बार आप देख लीजिए कि ये आपका बेरार हो गया जिसको अचलपुर बोलते हैं, ये अहमदनगर, ये बिदार, ये गोलकुंडा, और ये बीजापुर जिसको विजयपुर बोलते हैं, और ये आपका विजयनगर साम्राज्य है और हम्पी उसकी राजधानी है भी। तो यहाँ पे इनका युद्ध किसके साथ हुआ था, एक बीजापुर के साथ और एक गोलकुंडा के साथ इनका युद्ध हुआ था अभी। अब हम पढ़ते हैं विजयनगर जो साम्राज्य है उसका एक महत्वपूर्ण राजा है जिसका नाम था कृष्णदेव राय भी। क्या नाम था, कृष्णदेव राय। काफी लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी होगा, काफी बच्चों ने इसके बारे में सुना भी होगा। तो कृष्णदेव राय के पास हम पहुंच चुके हैं, उनके इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो अब तक हमने जो मेन राजा पढ़े हैं वो आपका एक तो पढ़ा है नरसिम्हदेव वर्मन, सॉरी नरसिम्हदेव। तो उसका क्या काम था, उन्होंने सूर्य मंदिर का निर्माण करा था कोणार्क में। और एक हमने राणा कुंभा पढ़ा है, और अब है आपका कृष्णदेव राय। ये विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान राजा था भी। ठीक है, उसने कहा कि जब उन्होंने उन्नति की विजयनगर साम्राज्य ने, उस टाइम बिल्कुल पीक पे था ये आपका, और कृष्णदेव राय के समय इसने बहुत ज्यादा उन्नति की थी। जब मतलब एक शिखर होता है ना कि कोई बढ़ता जाता इसने कहा विजयनगर साम्राज्य बिल्कुल पीक पे था।
who expanded and secured the empire dominance over the Deccan, जिन्होंने क्या कर लिया था, पूरी तरह से आश्वस्त हो गया था कि अब कोई खतरा नहीं है अभी। अंडर हिज रूल द एम्पायर अचीव्ड बोथ मिलिट्री पावर एंड कल्चरल रेनिसेंस भी। तो इसने कहा कि इस समय में जो सांस्कृतिक विकास भी हुआ और मिलिट्री जो सेना थी वो भी बहुत बड़ी हथियार हो गई थी कृष्णदेव राय के समय। ही पेट्रोनाइज्ड पोइट्स एंड स्कॉलर्स इन संस्कृत, वो क्या था, एक संस्कृत का कवि और विद्वान था। तेलुगु और कन्नड़ भी उसका थी। ही हिमसेल्फ कंपोज्ड एन एपिक पोइम इन द तेलुगु अमुक्ता माल्याद भी। तो उसने एक बुक लिखी थी अमुक्ता माल्याद, आप इस बुक का नाम याद रखना है कि उसने एक बुक लिखी थी, ठीक है, जिसका नाम क्या था, अमुक्ता माल्याद, ठीक है, तेलुगु में भी, ठीक है। ऑन द स्टोरी ऑफ द तमिल पोइट सेंट एंडल के नाम पे उसने ये पोइम की लिखी थी भी। वन सेक्शन ऑफ द वर्क इज राजनीति, इसका जो वन सेक्शन है ना, इसका एक जो भाग है मुक्ता मलयाद का राजनीति के बारे में है, राज्य की नीति की, राजाओं के बारे में कैसा होना चाहिए, ठीक है, गुड गवर्नेंस किस प्रकार उन्हें शासन करना चाहिए। वेयर ही एक्सपाउंडेड हिज आइडिया ऑफ गुड गवर्नेंस, मतलब किस प्रकार से एक अच्छा राजा कार्य करता है। कृष्णदेव राय प्रोवाइडेड ग्रांट्स टू मैनी टेम्पल, उसने बहुत सारे मंदिरों को दान दिए, इंक्लूडिंग तिरुपति इन आंध्र प्रदेश एंड द विठल टेम्पल इन हिज ओन कैपिटल विजयनगर, जिसकी जो राजधानी कौन सी थी, विजयनगर थी भी। विच डिस्प्लेड मैनी ग्रांड टेम्पल्स प्लेस्ड एंड अदर बिल्डिंग्स, और उन्होंने बहुत सारे मंदिर वगैरह बनवाए। और आपका ये मंदिर आप याद रखना कि जो विठल टेम्पल और आपका ये तिरुपति मंदिर, ये दो मंदिर आप याद करना भी। क्लियर ये चीजें आपको कृष्णदेव राय के बारे में। तो ये चीजें आपको, ये देखिए जो मंदिर का फोटोग्राफ दे रखा कितना शानदार, इसने कहा कि इन पे संस्कृत के जो श्लोक हैं वो लिख रखे हैं, और इन श्लोकों के कारण इनको क्या बोलते हैं, म्यूजिकल पिलर बोलते हैं भी। क्या बोलते हैं, म्यूजिकल पिलर बोलते हैं इनको। इनके ऊपर तो इसने कहा जो आपका ये हो गया फॉरेन ट्रेवलर के बारे में बता दूंगा कि जैसे आपके फॉरेन ट्रेवलर आए ना, उन्होंने कहा कि ये जो आपका विजयनगर है ना, ये बहुत शानदार शहर है, बहुत ही खुशनुमा शहर है, यहाँ हरे भरे पेड़ पौधे, एक फूल बगीचों से भरपूर है, और इसका बाजार इतना सुंदर, इतना कीमती कि यहाँ आपका दुनिया में जो चीज मन करे ना वो चीजें आप इसके बाजारों से खरीद सकते हैं। ये चीजें यहाँ पे बताई गई है भी। After winning many wars against his neighbors, कृष्णदेव राय died of illness in 1590-20, और 1529 में इनकी मौत हो जाती कृष्णदेव राय की। In 1565 the Deccan Sultan formed a coalition and defeated the विजयनगर साम्राज्य। जो डेक्कन वाले थे ना, तो उन्होंने क्या किया, विजयनगर साम्राज्य को हरा दिया भी, ठीक है। एंड डिफीट द विजयनगर फोर्सेस लीड बाय राम राय, उस टाइम कौन था, राम राय था, कृष्णदेव राय सन इन लॉ उसका दामाद भी। एट द बैटल ऑफ तालिकोटा, तालिकोटा के युद्ध में जो आपके डेक्कन के जो राजा थे, दक्कन के राजा, उन्होंने क्या किया, विजयनगर साम्राज्य का जो राजा था, किसका क्या नाम था, राम राय, जो कि कृष्णदेव राय का क्या था, सन इन लॉ मतलब दामाद था। एट द बैटल ऑफ तालिकोटा के युद्ध में, तालिकोटा का युद्ध के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। द सिटी वाज सैक्ड ओवर द सेवरल मंथ्स, हाउस शॉप्स बिल्डिंग प्लेसेस एंड मोट ऑफ टेम्पर डिस्ट्रॉयड, कि सब चीजें नष्ट कर दी गई थी, आपकी दुकानें, बिल्डिंगें, जो भी महल थे। मच ऑफ इट सिविलियन पॉपुलेशन मैस्कर्ड, इट वाज लेफ्ट इन रून्स, इसको भी बर्बाद करके रख दिया गया था। आफ्टर दिस एम्पायर गोट फ्रेगमेंटेड इनटू स्मॉलर रीजन्स रूल्ड बाय नायकाज हु वर फॉर्मर मिलिट्री गवर्नर्स। द एम्पायर केम टू एन एंड इन 17th सेंचुरी। उसने कहा कि इसके बाद जो राजा बने ना, वो कौन बने, जो इसके सेनापति थे वो यहाँ के खुद को छोटा मोटा राजा बना लिया। विजयनगर साम्राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था, और आखिर में इसका मिड 70th सेंचुरी में इसका अंत हो गया 1650 के आसपास। ये विजयनगर साम्राज्य की न्यू एनसीईआरटी में आपको कहानी दे रखी है। और अब अगले अध्याय में आप पढ़ेंगे मुगल्स के बारे में। एनसीईआरटी ने काफी
चीजें मुगलों के बारे में बदली, क्या विचार है एनसीईआरटी के मुगलों के बारे में, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य आपको समझ में आ गया होगा, हरिहर बुका के इन्होंने स्थापना की थी और इसका जो मेन राजा था वो कृष्णदेव राय था। तो ये चीजें आपको क्लियर हुई। तो हम मिलेंगे अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय, अगले अध्याय में नहीं, इसी अध्याय के अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।